good morning. I welcome you all on my YouTube channel. On this platform, as you know, we are learning biotechnology and its application. In the application, we have studied a lot of things. I think you now there is a more interest you are creating in this chapter. ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया होगा ये चैप्टर कि इंसुलिन भी बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। कोरोना के भी केस में मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने RT-PCR के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो खूब एंथुसियाज्म के साथ पढ़िए और कंफर्म है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर यस सर, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विच यू आर गिविंग इज, विच आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, इन दिस लेसन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और कहीं पे भी अगर आपको चैप्टर टफ लगे तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कम्युनिकेट करना कि ये सारी चीज़ें मुझे टफ लग रही हैं, मैं उसको और इजी बना दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे इन द प्रीवियस सेशन आई जस्ट टोल्ड यू हाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि भाई इंसुलिन, जैसे मैंने उसके पहले बताया था कि वी कैन यूज़ अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, जैसे वैक्सीन डेवलप करने के लिए और हार्मोन्स डेवलप करने के लिए, डिफरेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं। मैंने दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताए थे आपको, एक तो एस्केरिकिया कोलाई और दूसरा ईस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरियम ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन मैंने बताया कि अब जो है ईस्ट का हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करने लगे हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है हम लोग ने ये डिस्कस किया कि इंसुलिन का क्या रोल है, इंसुलिन क्या करता है। ठीक है, और इंसुलिन कैसे परफॉर्म करता है ये प्रोसेस को। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन का क्या रोल होता है। ठीक है, तो इंसुलिन का क्या इंपॉर्टेंस है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अगर हम इंसुलिन ह्यूमन के इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उस चैलेंज को किसने सॉल्व किया, एलाई लिली ने। कल मैंने बताया था कि ह्यूमन इंसुलिन जो होती है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होती है, वो इनएक्टिव होती है। तो जब भी हमने इंसुलिन को कलेक्ट किया तो वो इनएक्टिव फॉर्म में था, तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि मैच्योर इंसुलिन कैसे बने। तो एलाई लिली ने RDNA को अप्लाई करके यहाँ पे और मैच्योर इंसुलिन प्रोड्यूस करके दिया। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि एलाई लिली ने ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, क्योंकि प्रो इंसुलिन में 3 पेप्टाइड होते हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। उसमें से उन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को सेपरेटली ग्रो किया और बाद में उन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करा के मैच्योर इंसुलिन प्रोवाइड करा दिया वर्ल्ड को। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से इस कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, दैट इज जीन थेरेपी। ठीक है, इसको हम जीन थेरेपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जेनेटिक लेवल पे थेरेपी करने जा रहे हैं। और यहाँ पे इसमें आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक मूवी का एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। एक मूवी आई थी द स्काई इज पिंक, आई थिंक सब लोग ने देखी होगी। ठीक है, आई थिंक फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा की थी। ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवी थी। अगर आप उसको देखो तो उसमें आपको एक चीज़ उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर देखा होगा तो जो उनकी जो बेबी होती है, जो सेकंड चाइल्ड होती है, जो गर्ल बेबी होती है, उसको एक प्रॉब्लम होती है कि उसकी इम्यूनिटी नहीं काम करती। उस गर्ल चाइल्ड में एक प्रॉब्लम थी कि उसमें इम्यूनिटी नहीं काम करती, तो उन्होंने उसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। ठीक है, उस मूवी में आपने अगर देखा होगा या नहीं देखा होगा उसको देखना, वीकेंड में उस मूवी को देखना, तो उसमें ना आपको इस पार्ट का आधा पार्ट उसी में है, मतलब वो आधी मूवी जीन थेरेपी पे ही है। जीन थेरेपी नहीं करवाई थी, लेकिन अगर करवा लेते, अगर उनको पहले से ही पता होता तो अगर वो करवा लेते तो प्रॉब्लम ना होती, उनकी जो गर्ल चाइल्ड थी जिसकी डेथ हो गई वो डेथ ना होती। तो उसमें इम्यूनिटी नहीं, एक्चुअली इम्यूनिटी नहीं मेंटेन कर पा रही थी बॉडी। तो उन्होंने पेरेंट्स ने, प्रियंका चोपड़ा ने और फरहान अख्तर ने अपनी बेटी का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। ठीक है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस नहीं हुआ, उसको कई सारे उसको अलग से उसको सप्लीमेंट लेने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा केयर रखनी होती थी और बाद में यही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या थी, वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे जीन थेरेपी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक गर्ल चाइल्ड थी, वहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड थी, यहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड का एग्जाम्पल है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, सबसे पहले जो क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी वो एक 4 ईयर गर्ल चाइल्ड को दी गई थी 1990 में। अब देखो इस गर्ल चाइल्ड को प्रॉब्लम क्या थी। आपको पता है हमारे बॉडी में 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। आपने एक डिजीज़ पढ़ रखी है एड्स, सब लोग ने जानते हो एड्स में क्या होता है। एड्स में क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको
HIV वायरस, जो एड्स के जो वायरस होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लगती है। इसीलिए उसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस डिजीज़ में क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस तो होते हैं बट वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। किससे, कौन डिस्ट्रॉय कर देता है, HIV वायरस उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ रखा है। इस डिजीज़ में, जिस डिजीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ADA बोलते हैं। तो इसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी क्यों हो गई? क्योंकि इस एंजाइम को जो जीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वट एवर DNA इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दिस एंजाइम, दे आर म्यूटेटेड, दे आर डिलीटेड। ठीक है, उनका डिलीशन हो गया, वो म्यूटेटेड हो गए, वट एवर रीज़न इज देयर, बट जेनेटिक लेवल पे कोई ना कोई रीज़न है। बिकॉज ऑफ दैट डिलीशन, बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन, ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता। जब इस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता तो इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर। ठीक है, तो इम्यून, इसका मतलब है इस डिजीज़ में, ADA डेफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे, वो इम्यूनिटी के लेवल पे पड़ता है और इस तरह से इम्यूनिटी बॉडी की मेंटेन नहीं हो पाती। जैसे मैंने अभी बताया कि टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। समझ में आया बात? ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब इम्यूनिटी फंक्शन नहीं कर पा रही, इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है। वो एंजाइम करता क्या होगा, वो एंजाइम इम्यूनिटी को क्या करता होगा, स्ट्रॉन्ग करता होगा, इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करता होगा, टी लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन में कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता होगा। क्लियर है? तो दो बातें क्लियर हो गई कि ये डिजीज़ क्या है, और इस डिजीज़ का मैंने एक मूवी के हेल्प से आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया, और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एड्स, ये एड्स से कैसे डिफरेंट है ये भी बता दिया। इस डिजीज़ को बोलते हैं SCID। आपने यहाँ पे देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इस SCID का फुल फॉर्म होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये डिजीज़ में ADA नहीं बनता, ADA मतलब ADA एंजाइम नहीं बनता, एडिनोसिन डीएमिनेज, और उसकी वजह से जो जीन होते हैं वो इफेक्टेड होता है, तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे। आपको पता है कि अगर DNA इफेक्टेड हो गया तो DNA प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन एंजाइम्स नहीं बना पाएंगे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस इफेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इफेक्टेड हो गया, इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इसमें और एड्स में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बता दिया। एड्स में टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन तो होता है, ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं HIV वायरस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन ही इम्पार्टेड हो जाता है, मतलब इम्पेयर्ड हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है प्रोडक्शन में। इसीलिए हम कह रहे हैं इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। प्रॉब्लम समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो क्या क्या क्योर है, कैसे हम इस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर ने भी कराया था द स्काई इज पिंक में। लेकिन दिस इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो तो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस भी होंगे, लेकिन क्योंकि एंजाइम तो है ही नहीं बॉडी में, और आपको पता है टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होता है। आप ये पूछ सकते हो कि सर बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन क्यों कर रहे हैं? आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ रखा है, बोन मैरो इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये एक टाइप का क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन अगर करेंगे तो दैट विल नॉट बी अ परमानेंट क्योर। कहीं ना कहीं वो एंजाइम तो बन ही नहीं रहा है बॉडी में, तो टी लिम्फोसाइट्स कहीं ना कहीं फिर से उन पे इफेक्ट आ जाएगा पहली। ठीक है, तो क्योर कैसे कर सकते हैं, पहला क्योर कैसे कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। ये परमानेंट क्योर नहीं है। जैसे हेमियोडायलिसिस, अगर डायलिसिस देखा जाए तो डायलिसिस कोई परमानेंट क्योर थोड़ा ना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी परमानेंट क्योर नहीं है इस डिजीज़ का। ठीक है, दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट। अगर कोई पेशेंट है जिसको ADA डेफिशिएंसी डिजीज़ है, मतलब SCID है, तो उसकी बॉडी में हम किसी और की बॉडी से एंजाइम को निकाल के उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे,
जैसे हम क्या इंसुलिन कर देते हैं, ऐसे ही हम इस एंजाइम को क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तुम बताओ, एक बार एंजाइम इंजेक्ट करने के बाद बस छुट्टी, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। हम उस प्रॉब्लम से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला हमें एंजाइम बार बार क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, इंजेक्शन देने पड़ेंगे एंजाइम्स के, जैसे इंसुलिन के केस में करना पड़ता है। समझ में आए? तो ये दोनों ही परमानेंट क्योर नहीं है। क्लियर है? इन बोथ अप्रोचेस द पेशेंट आर नॉट कंप्लीटली क्योर्ड। हम पेशेंट को कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। दे डू नॉट हैव फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में टी लिम्फोसाइट फंक्शनल नहीं है। दे कैन नॉट प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन, और वो इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये दोनों क्योर समझ में आए। अब देखो, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी। इन दोनों मेथड में, ये दोनों मेथड जो आप देख रहे हो, ये एडीए मतलब एंजाइम रिप्लेसमेंट और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसमें आप देख सकते हो कोई भी जीन मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी का कोई एप्लीकेशन नहीं है। भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या करना है, बोन मैरो कोई डोनर होगा, उससे बोन मैरो निकाल के किसी रेसिपिएंट में, पेशेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, पहला। दूसरा, एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करके बॉडी से उसके पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कोई आरडीएनए की एप्लीकेशन लगी आपको? नहीं लगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आरडीएनए की एप्लीकेशन नेक्स्ट क्या आ रही है कि आरडीएनए की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। देखो, वी कैन आइसोलेट द डब्ल्यूबीसी। हम लिम्फोसाइट्स को, ठीक है, आपको पता है ना डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी की ही टाइप होती है लिम्फोसाइट्स। आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, उसका ही टाइप होता है लिम्फोसाइट्स। तो हम डब्ल्यूबीसी को क्या कर लें, आइसोलेट कर लें। किसको आइसोलेट कर लिया हमने? डब्ल्यूबीसी को निकाल लिया। आपको पता है डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस भी होता है, तो डब्ल्यूबीसी को निकाल लिया। और डब्ल्यूबीसी ही क्या बनाता है, मतलब वही क्या होता है, एक टाइप का लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब जो लिम्फोसाइट्स होती हैं दे आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। वो किसके टाइप होती हैं? डब्ल्यूबीसी के टाइप होती हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने डब्ल्यूबीसी को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बना लिया, एडीए जीन को सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, एडीए जो एडीए एंजाइम जो बनाते हैं उन जीन को क्या कर लिया हमने, सिंथेसाइज कर लिया। अब उन जीन को सिंथेसाइज करेंगे कैसे, ये देखो। अगर मान लो कोई एडीए जीन है, मतलब डीएनए है, ठीक है, एडीए जीन है, डीएनए है, इससे सबसे पहले हम क्या बनवा लेंगे, आरएनए। एडीए जीन से हम सबसे पहले क्या बनवा लेंगे, आरएनए। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूकैरियोटिक में इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए से क्या एक्सप्रेस करवा लेंगे, आरएनए। फिर इस आरएनए से क्या बनवाएंगे, डीएनए। ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको। ठीक है, कि अगर कोई भी यूकैरियोटिक जीन लेते हैं तो सबसे पहले उसको एक्सप्रेस करवाते हैं, मतलब आरएनए के फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। फिर उस आरएनए से क्या बनवा लेते हैं, डीएनए। और जो भी आरएनए से डीएनए बनते हैं उसको बुलाते हैं हम cDNA। cDNA का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्लियर है? ठीक है, तो एडीए से क्या बना, आरएनए। एडीए जीन से डीएनए से क्या बना लिया हमने, आरएनए। आरएनए में केवल एक्सॉन्स रहेंगे, केवल कोडिंग एरियाज रहेंगे। उस आरएनए से हम क्या बना लेंगे, cDNA। अब ये cDNA जब भी एक्सप्रेस करेगा तो बताओ केवल एंजाइम ही प्रोड्यूस करेगा, मतलब केवल इसमें एक्सॉन्स ही हैं, इंट्रॉन्स नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया, एडीए जीन को आइसोलेट कर लिया, उसको सिंथेसिस कर लिया, उससे डीएनए से आरएनए बना लिया, आरएनए से उससे क्या बनवा लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रिपेयर कर लिया। इस cDNA को, समझ में आ गया, इस cDNA को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी मतलब लिम्फोसाइट्स हमने निकाली है पेशेंट से, उससे इनकॉर्पोरेट करवा देंगे। आपको पता है, आपने प्रिंसिपल में पढ़ रखा है, हम ऐसा कर सकते हैं। हमने cDNA को किसी वेक्टर के हेल्प से हम डब्ल्यूबीसी के साथ क्या कर दें, इनकॉर्पोरेट कर दें। समझ में? तो डब्ल्यूबीसी को हमने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट बना दिया। डब्ल्यूबीसी के साथ हमने cDNA को इनकॉर्पोरेट कर दिया। इस डब्ल्यूबीसी को फिर से पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में? इस डब्ल्यूबीसी को, अब इस डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंट आ गया, क्या डिफरेंस आ गया कि इस डब्ल्यूबीसी में cDNA भी है जो क्या बनाएगा, एडीए एंजाइम बनाएगा। समझ में आया? और इस डब्ल्यूबीसी को हमने फिर से पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब तुम कहोगे सर हो तो गया, ठीक है, अब जो है बॉडी में एंजाइम प्रोड्यूस होगा, सर हो गया, प्रॉब्लम दूर हो गई। नहीं, अभी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। ठीक है, सोचो जरा इसके बारे में, प्रॉब्लम क्यों नहीं दूर हुई।
सब कुछ तो कर लिया, और यहाँ पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी लगा रहे हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने पहले एडीए जीन को आइसोलेट किया, उसको एक्सप्रेस करवाया, उसको आरएनए के फॉर्म में चेंज करवाया, फिर आरएनए से उससे सीडीएनए बना लिया, उस सीडीएनए को हमने डब्ल्यूबीसी के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, और इस डब्ल्यूबीसी को पेशेंट के अंदर फिर से ट्रांसफ़र कर दिया। समझ में आया? जब ये डब्ल्यूबीसी पेशेंट के अंदर जाएगा तो इसके पास क्या है, सीडीएनए है। किसका सीडीएनए है? एडीए का, और ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। तुम कहोगे सर यस प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व, नहीं। क्यों नहीं सॉल्व हुई? डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? दिमाग घूमा? ठीक है, मेंटोस खोलो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन 7 डेज होता है। 7 डेज के बाद डब्ल्यूबीसी खत्म, डब्ल्यूबीसी खत्म, और डब्ल्यूबीसी के साथ हमने क्या भेजा था? सीडीएनए भेजा था। तो डब्ल्यूबीसी खत्म तो सीडीएनए भी खत्म, एंजाइम नहीं बनेगा। समझ में आया? हर 7 डेज के बाद, या 7 डेज से कम में ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, हर 7 डेज या उसके भी कम दिन में वी हैव टू अगेन ट्रांसफ्यूज डब्ल्यूबीसी। तो आपको ये जो प्रोसीजर आप लोग पढ़ रहे हो तो क्या बहुत आसान लगता है क्या? बहुत सस्ता होगा प्रोसीजर, ये बहुत महंगा प्रोसीजर होगा। ठीक है, सबसे पहले एडीए जीन निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो कहीं होगा नहीं जल्दी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं किसी डॉक्टर के पास चले गए, एडीए जीन निकाल दीजिए और सीडीएनए बनवा लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, कॉस्टली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ठीक है, इसको अब हर 7 डेज में कराना होगा तो सोचो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ना। ठीक है, तो ये भी परमानेंट क्योर नहीं है तो आरडीएनए इसमें अप्लाई हो गया, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं होगा, क्योंकि एवरी 7 डेज पे आपको डब्ल्यूबीसी को ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब तुम कहोगे सर परमानेंट क्योर है क्या? थोड़ा वेट करो, भी पता लग जाएगा। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी आर एक्सट्रैक्टेड, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। कहाँ से? फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द पेशेंट एंड आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर उसको हमने कल्चर किया। किसके साथ कल्चर किया? अ फंक्शनल एडीएनए सीडीएनए। अभी आपको मैंने बताया एडीएनए सीडीएनए का मतलब क्या हो गया, यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर, क्योंकि आपको पता है जो रेट्रोवायरस होते हैं वो आरएनए से डीएनए में चेंज हो जाते हैं, तो उन्हीं का यूज़ करके हम इसको क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एडीए से क्या बनवा लेंगे, सीडीएनए बनवा लेंगे। उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे लिम्फोसाइट्स में, जो लिम्फोसाइट्स हमने आइसोलेट किया था उसके साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे और फिर से पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, री इंजेक्ट कर देंगे। जब पेशेंट की बॉडी में वो पहुंचेगा बोन मैरो में तो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम कुछ टाइम के लिए प्रोड्यूस करेगा, टी लिम्फोसाइट्स भी बनने लगेंगे, ठीक है, और इस तरह से कुछ दिन के लिए तो सही रहेगा, लेकिन फिर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी खत्म, एंजाइम खत्म, सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ठीक है। बट एज दीज सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन सो द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन, तो उनको बार बार हमें इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, बार बार उनके बॉडी में इंजेक्ट कराना पड़ेगा। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो छोड़ो, अब ये भी बड़ी दिक्कत है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द आइसोलेटेड जीन फ्रॉम बोन मैरो, सेम प्रोसीजर वही रहेगा, आइसोलेटेड जीन फ्रॉम बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसके जीनोम के साथ हम उसको इनकॉर्पोरेट कर दें, समझ में आया, ठीक है। जैसे अगर कुछ जैसे घर बन रहा है, घर बनने के साथ ही अगर हमने सीमेंट में केमिकल मिलवा के हमने सीमेंट को लगवा दिया तब तो वाटर प्रूफिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक बार घर बन गया और घर बनने के बाद अगर आप वाटर प्रूफिंग करवा रहे हो तब तो उतना इफेक्टेड नहीं रहेगा। सेम एज यहाँ पे भी है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, बर्थ के बाद ये सारे प्रोसीजर कर रहे थे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बर्थ के पहले। अगर हम बर्थ के पहले ही एम्ब्रियोनल स्टेज में ही जीन थेरेपी कर दें, जीन एडिटिंग कर दें, यही तो है जीन एडिटिंग, कि हमने क्या लिया कि जो फंक्शनल एडीए वाले जीन हैं उनको जीनोम्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। किसके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, एम्ब्रियो के साथ, ठीक है। और जब वो एम्ब्रियो एडल्ट में चेंज होगा तो उसके बॉडी में वो जीन इनकॉर्पोरेट है पहले से, तो हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये परमानेंट क्योर है। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तो है, लेकिन कितने लोगों को ये पता लगता होगा, ठीक है, कि एम्ब्रियो स्टेज में ही पता लग जाए कि उनके बेबी को ये डिसऑर्डर होने वाला है, ठीक है। कितने लोग ऐसी टेस्टिंग कराते होंगे, तुम बताओ, आज तक कभी तुमने ऐसा सुना है, ठीक है, कि ये सुना होगा कि गर्ल बेबी होगा कि बॉय बेबी होगा, इसकी टेस्टिंग, इसकी क्यूरोसिटी सबके अंदर रहती है, लेकिन कभी इसकी क्यूरोसिटी नहीं रहती कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है।
चलो यार टेस्ट करा लेते हैं, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है हमारे बेबी को। ये इसकी क्यूरोसिटी नहीं रहती। इसकी क्यूरोसिटी ज़्यादा रहती है कि मेल चाइल्ड होगा कि गर्ल चाइल्ड होगी। ठीक है, मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एम्ब्रियो स्टेज में ही पता लग जाए कि योर एम्ब्रियो, योर बेबी इज़ गोइंग टू सफ़र फ्रॉम सच अ डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर से आपका बेबी सफ़र करेगा। ठीक है, जैसे फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा को पहले ही पता लग गया होता, ठीक है, तो जो उन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया था उसी पैसे को वो यूज़ कर सकते थे जीन थेरेपी में और वो परमानेंट क्योर होता। समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बर्थ के बाद पता लगा कि ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा 1% क्या 0.0001% भी नहीं होता कि एम्ब्रियो स्टेज पे टेस्टिंग हो। आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक टॉपिक पढ़ रखा है एमनियोसेंटेसिस, आपको मैंने वहाँ पे भी बताया था। एमनियोसेंटेसिस इज़ यूज्ड टू चेक द डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को चेक करने के लिए वो टेक्निक बनाई गई थी, लेकिन उसका मिसयूज़ क्या करने लगे लोग? सेक्स डिटर्मिनेशन में, मेल और फीमेल को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए कि गर्ल चाइल्ड होगी कि बॉय चाइल्ड होगी। ठीक है, और उस टेक्निक का हम यूज़ क्या कर सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर तो नहीं है एम्ब्रियो में। अगर डिसऑर्डर है तो उसको एम्ब्रियो स्टेज में ही पता लगा सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने चाइनीज़ डॉक्टर का हुआन ही का एग्जाम्पल लिया था कि मतलब पेरेंट थे, दोनों ही पेरेंट को एड्स था, तो इसका मतलब है कंफर्म है, ये तो कंफर्म हो गया कि उनके बेबी को भी एड्स हो जाएगा क्योंकि दोनों को ही एड्स है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने एम्ब्रियो स्टेज में ही जीन की एडिटिंग कर दी, तो जिसकी वजह से जब वो बेबी प्रोड्यूस हुए तो उनको एड्स नहीं था, उनको HIV इन्फेक्शन नहीं था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग ने जीन थेरेपी का ये पॉइंट डिस्कस किया। इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। जीन थेरेपी में मतलब हम लोग ने किस तरह से ADA को ट्रीट कर सकते हैं, मैंने 3 मेथड आपको ऐसे ही बताए। पहला मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा मेथड एंजाइम रिप्लेसमेंट, तीसरा मेथड जिसमें rDNA का यूज़ किया गया, जिसमें हमने लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करके उसके साथ ADA cDNA को इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर करने के लिए वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर बट एट द एम्ब्रियोनल स्टेज। cDNA को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जीनोम के साथ, वो भी कब? एम्ब्रियोनल स्टेज में ही हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ADA के बारे में पता लग गया, ADA क्या होता है, क्या करता है, कैसे क्योर कर सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं कितने मिनट अभी टाइम है। ठीक है, चलो अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे आ जाओ। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। डायग्नोसिस मतलब होता है डिजीज़ को क्या करना? ट्रेस करना। जैसे इफ़ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम एनी, मतलब कोई सिम्टम अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी को कोरोना का ही ले लेते हैं। ठीक है, कि गले में हॉरेसनेस है, उसको फीवर है, ठीक है, और उसको स्नीजिंग हो रही है, मतलब कफ हुआ है, कोल्ड हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है और उसको फीवर भी है, तो उसको लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन लगने से ही कोरोना हो जाता है क्या? नहीं, उसको उसके लिए टेस्टिंग करानी पड़ती है, डायग्नोसिस कराना पड़ता है। डायग्नोसिस के लिए उसने कब मतलब अवेयर हुआ वो? जब उसके अंदर सिम्टम आ गए, उसको लगने लगा कि हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चलो डायग्नोसिस कराते हैं। डायग्नोसिस कराने के लिए कहाँ जाता है? पैथोलॉजी सेंटर पे। पैथोलॉजी सेंटर पे जब वो डायग्नोसिस कराने जाता है तो उसके बॉडी में सिम्टम अपीयर हो चुके हैं, तब वो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे पैथोजन की स्टडी की जाती है और बताया जाता है कि तुम्हें ये डिजीज़ है, कन्फर्म है, तुम्हारा सोचना सही है एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, आपको कोरोना अटैक हुआ है, कोरोना वायरस आपकी बॉडी में है, तो इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? अर्ली डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। कितना अच्छा हो कि डिजीज़ होने के पहले ही पता लग जाए। जैसे पंडित जी के पास जाते हैं ना कुंडली लेके, पंडित जी बताइए कि 1 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, 1 साल के बाद हम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे, ये सारी चीज़ें पूछने जाते हैं ना, डायग्नोसिस कराने जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अब तुम्हारा एग्ज़ाम कल है और तुम आज जाओ, ठीक है, या तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाए तब पंडित जी के पास जाओ, तो पंडित जी बोलेंगे पहले क्यों नहीं आए? ठीक है, पहले आए होते तो बता देते तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब होगा, तुम ये उपाय कर लो। ठीक है, एकदम सेम डिजीज़ के साथ भी हो सकता है। अगर हम पहले से ही चले जाएं और बताएं कि यार चेक करो कहीं हमें कोई डिजीज़ होने वाली तो नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे कहेंगे बेवकूफ़ है,
डिजीज़ होने वाली है ये कैसे पता लग जाएगा? ये किस एप्लीकेशन के बाद पता लग सकता है? बायोटेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल है। अगर आपको आपके बॉडी में कोई एक वायरस एंटर किया है तो कभी भी एक वायरस आपकी बॉडी में कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी डेंजरस वायरस क्यों ना हो, जब तक वो मल्टीप्लिकेशन ना करे, जब तक उसके नंबर्स ना बढ़े बॉडी में, ठीक है। तो जब नंबर्स बढ़ते हैं तब तक सिम्टम नहीं आते, जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तब सिम्टम अपीयर होते हैं उसी फेज़ में, ठीक है। अगर कोई टेस्ट कराने जाए और मॉलिकुलर डायग्नोसिस कराए, मॉलिकुलर डायग्नोसिस मतलब अर्ली डायग्नोसिस, ऐसी टेक्निक है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें हमें डिजीज़ होने के पहले ही पता लग जाएगा कि हमारे जीनोम के साथ कुछ ऑल्ट्रेशन हो चुका है, कोई चेंज आ चुका है, कोई म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें पहले से ही पता लग जाएगा। तो ऐसी डायग्नोसिस को क्या बुलाते हैं? मॉलिकुलर डायग्नोसिस। दो तरह की डायग्नोसिस होती है, एक ट्रेडिशनल डायग्नोसिस, कन्वेंशनल डायग्नोसिस जो हम पैथोलॉजी सेंटर पे जाते हैं जब हमें डिजीज़ होने के बाद पता लगता है। एक होती है मॉलिकुलर डायग्नोसिस, इसको अर्ली डायग्नोसिस भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज वी कैन गेट टू नो दैट वी आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। एसिम्टोमेटिक, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा आजकल, एसिम्टोमेटिक, देयर इज नो सिम्टम ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ बट स्टिल द वायरस और बैक्टीरिया इज इन द बॉडी, तब भी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस हैं, समझ में आया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस। नाम से ही पता लग गया कि मॉलिकुलर डायग्नोसिस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के हेल्प से हम क्या पता लगा सकते हैं? डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। इसमें 3 मेथड हैं। एक पीसीआर, पढ़ के आ रहे हो आप प्रीवियस चैप्टर में, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम डीएनए को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ। दूसरा होता है ऑटो रेडियोग्राफी, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ चुके हो, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। और तीसरा होता है एलाइजा। ये 3 टेस्ट हैं, दोज आर कंसीडर्ड एज अ मॉलिकुलर डायग्नोसिस, जिनको हम मॉलिकुलर मतलब उसमें डायग्नोसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला देखो, वेरी लो काउंट ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। अगर बहुत अभी काउंटिंग कम है, मैंने अभी बताया ना, अगर काउंटिंग बढ़ गई, अगर उनके नंबर्स बढ़ गए तब तो सिम्टम अपीयर हो जाएंगे, लेकिन अगर काउंटिंग कम है तो सिम्टम नहीं आते। कब तक सिम्टम नहीं आएंगे? जब तक उनके नंबर्स ऐड ऑन नहीं हो जाएंगे, इंक्रीज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी बॉडी है, एक वायरस कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक उसके नंबर मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो वेरी लो काउंट ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस, एसिम्टोमेटिक कंडीशन, इसी कंडीशन को क्या बुलाते हैं? एसिम्टोमेटिक, मतलब सिम्टम अपीयर नहीं हुए। देखो यहाँ पे भी ए लेटर लगा हुआ है, मैंने आपको बताया ना, बायोलॉजी में मोस्टली टर्म के पहले अगर ए वर्ड लग जाए तो वो चीज़ नहीं है, सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक। कैन बी डिटेक्टेड बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। अगर हम उस न्यूक्लिक एसिड को बार बार मल्टीप्लिकेशन मतलब मैग्नीफाई करके देखें, किस टेक्निक के थ्रू? पीसीआर के थ्रू। पीसीआर के जो मैंने एप्लीकेशन प्रीवियस चैप्टर में बताए थे आपको कि इसके थ्रू हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, डिजीज़ होने के पहले ही पता लगा सकते हैं कि ऐसे वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में हैं, पेशेंट की बॉडी में हैं, तो उसको ये डिजीज़ होने वाली है, तो हम अर्ली क्योर भी कर सकते हैं, उसके लिए क्योर भी अर्ली कर सकते हैं। समझ में आए? तो पीसीआर समझ में आ गया। पीसीआर कैन बी यूज्ड फॉर द मॉलिकुलर डायग्नोसिस। तो कोई भी डीएनए है उसको मैग्नीफाई करके हम म्यूटेशन को चेक कर सकते हैं। आप प्रोसीजर पढ़ के आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। नेक्स्ट आ जाओ ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में हम म्यूटेशन चेक करते हैं मोस्टली। बैक्टीरिया और वायरस को किससे ट्रेस कर सकते हैं? पीसीआर से, ठीक है। और म्यूटेशन को कहाँ पे किससे चेक कर सकते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी में। इसमें करते क्या है, डीएनए तुम्हें पता है डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए मान लो डीए डबल स्टैंडर्ड है, इसको सिंगल स्टैंड में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले डीएनए को किस में चेंज कर लेते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारी लैब में हमने बहुत सारे डीएनए प्रोब बना के रखे हैं। अब आप प्रोब का मतलब जानते होंगे, डीएनए के शॉर्ट स्ट्रैंड्स बना के रखे हैं, उनको बोलते हैं डीएनए प्रोब, PROB, ठीक है। डीएनए प्रोब हमने बना के रखे हैं, क्लियर है। बहुत ढेर सारे डीएनए प्रोब हमने सिंथेसिस किए हैं, उनको रेडियो एक्टिव बना देते हैं। उन प्रोब को क्या कर देंगे? रेडियो एक्टिव, और उसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे A है, T है, C है और G है, तो हमने बहुत सारे प्रोब हमने प्रिपेयर कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू द डीएनए स्ट्रैंड, ह्यूमन डीएनए स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग ने प्रिपेयर करके रखे हैं, ठीक है। और उनको क्या बना दिया है? रेडियो एक्टिव बना दिया है, ठीक है। अब जब उनको, तुम्हें पता है, हमेशा याद रखना, प्रोब हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं होते। अपने दिमाग में कहीं बिठा लेना कि प्रोब, कभी भी डीएनए प्रोब आ जाए तो वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और हमने इस डीएनए को भी क्या कर लिया? सिंगल स्टैंड में चेंज कर लिया। अब जब हम इसको, उस प्रोब को, रेडियो एक्टिव प्रोब को यहाँ पे क्या करेंगे? रिलीज करेंगे,
तो वो जो रेडियो एक्टिव प्रोब है वो आके अपने कॉम्प्लीमेंट्री से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे बॉन्ड बना लिया, जब उस पर ऑटो रेडियोग्राफी मतलब जब यूवी रेज डालेंगे तो हमें ऑटो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विजिबल होंगे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है। जहाँ जहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वहाँ पे डीएनए प्रोब जाके अटैच हो गया है। अच्छा, मान लो कोई भी पार्ट अगर रेडियो एक्टिव ना दिखे, अगर वो उस फिल्म में मत दिखे, फिल्म मतलब जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो एक फिल्म प्रोड्यूस होती है, वो वाली फिल्म नहीं, ठीक है, जो हम देखते हैं। फिल्म मतलब एक लेयर प्रोड्यूस होती है, उस पर्टिकुलर जो इंडिकेशन है उसको हम देख सकते हैं। अगर मान लो कोई भी पार्ट फिल्म में अपीयर नहीं हो रहा है, मतलब वो दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है उसमें म्यूटेशन हो चुका है। समझ में आया, वो म्यूटेट कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू म्यूटेशन को चेक कर सकते हैं। मेनली म्यूटेशन चेक करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो देखो, ऑटो रेडियोग्राफी, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए ज्वाइंड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको किससे ज्वाइन करते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लोन ऑफ सेल्स में इसको उससे ज्वाइन करवा देते हैं। द क्लोन्स हैविंग द म्यूटेटेड जीन, अगर उसमें कोई भी म्यूटेटेड जीन है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो म्यूटेशन हो चुका है ना, वो उससे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। जो पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा मतलब उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हो चुका है। और अगर म्यूटेशन हो चुका है तो वो रेडियो एक्टिव फिल्म में मतलब फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगा और हमें पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है। तो इस तरह से हम म्यूटेशन को किस टेक्निक से चेक कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। लास्ट जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की जो टेक्निक है दैट इज एलाइजा। अब एलाइजा का फुल फॉर्म देखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसमें करते क्या है, जैसे आपने कोरोना के केस में सुना होगा एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर किया है तो कंफर्म है बॉडी हमारी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी भी बनाएगी। वो अलग बात है एंटीबॉडी इफेक्टिव हो कि ना हो, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगी, जो भी वायरस जो भी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया है उसी के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी किसी की भी बॉडी में कोई पर्टिकुलर पैथोजन एंटर कर चुका है। समझ में? जैसे अगर आपके घर में डॉग होगा, ठीक है, डॉग है और आपको पता है जब भी कोई स्ट्रेंज पर्सन आता है आपके घर में तो वो डॉग जो है वो बार्किंग करना स्टार्ट कर देता है, भौंकना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप पढ़ रहे होते हो या सो रहे होते हो तो आप तुरंत उठ के खड़े हो जाते हो, अरे यार कौन आ गया, क्योंकि आपको पता है आपके जो फैमिली मेम्बर आते हैं या आप आते हो तो उस टाइम डॉग जो है वो बार्किंग नहीं करता, वो नहीं भौंकता, ऐसी कंडीशन में वो बार्क नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रेंज पर्सन आ जाएगा वो बार्क करना स्टार्ट कर देगा। हमारे बॉडी में भी यही होता है, अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर कर जाए बॉडी में तो हमारी बॉडी क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी बनाने लगेगी। समझ में आया? ठीक है, सेम एज ये जो टेस्ट है दैट इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरैक्शन। जब भी कोई एंटीजन एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी से हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंटर हो चुका है और वो बैक्टीरिया और वायरस कौन है अकॉर्डिंग टू देयर एंटीजन, उसी एंटीजन के अकॉर्डिंग हम उसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लो। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। इन्फेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। ठीक है, अगर बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर किया है तो एंटीजन भी होगा, सच एस प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। कैसे पता लगाएंगे कि एंटीजन है, उसको एंटीबॉडी से क्या कराएंगे, कॉम्प्लेक्स करवाएंगे। अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी से कंबाइन हो गया तो इसका मतलब है हमें पता लग जाएगा कि ये एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन, अगर हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर किया है तो कंफर्म है हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। हम उस एंटीबॉडी के हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सी एंटीजन बॉडी में एंटर हो गई है, और उसके हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ होने वाली है। क्लियर है? तो एलाइजा किस पे बेस्ड करता है, AG-AB कॉम्प्लेक्स। ठीक है, AG का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंटीजन, और AB का मतलब क्या हो गया, एंटीबॉडी।
तो AG-AB कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट डिपेंड करता है कौन सा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। क्लियर है? तो ये भी अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में पार्टिसिपेशन इसका होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आई थिंक मॉलिकुलर डायग्नोसिस समझ में आ गया। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। किस फील्ड में हमने बात की? मेडिसिन के फील्ड में। ठीक है, तो किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, मॉलिकुलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये मैंने आई थिंक अच्छे से आपको समझा दिया। एंड इफ़ यू अंडरस्टूड वेल, आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि इफ़ यू आर लाइकिंग माई सेशन, लाइक्स बढ़ते जाते हैं उतना ही मैक्सिमम ये शेयर होता है, उतना ही मैक्सिमम डिसेमिनेट होता है, एंड दैट इनकरेज मी कि येस माई हार्ड वर्क इज़ फ्रूटफुल। क्लियर है? तो सेशन को कंप्लीट करते हैं और रिवाइज जरूर करना, अच्छे से समझना। एक बार में नहीं समझ में आया तो कंफर्म है सेकेंड टाइम पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अवेयर होके बैठे हो, कॉन्शियस होके पढ़ रहे हो, तो एक वन गो में ही समझ में आएगा। एट दैट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ठीक है, तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।